रेडॉक्स में आपको जो बताया गया है उसके अलावा नहीं करना है कुछ भी, जस्ट डू ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सीख लीजिए बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना सीख लीजिए, बैलेंसिंग सीख लीजिए एसिडिक मीडियम की, बेसिक मीडियम की, एंड देन मैंने आपको लास्ट क्लास कुछ सिखाया था रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में, इसको सीख लीजिए, दैट इज इनफ। रेडॉक्स में और कुछ मत करिए, काफ़ी रहेगा। सही है, ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पेपर देने वाले मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि हमें रेडॉक्स में कुछ भी दोबारा से करने की नीड नहीं है। आपको रेडॉक्स जैसा करा दिया, अब छोड़ दीजिए इसको, हो गया बस खत्म, इतना ही करना था। इसके बाद जो केमिकल बॉन्डिंग, इससे मैंने पहले कराया भाई, इस चैप्टर में कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, कुछ इक्का दुक्का चीज मुझे नजर आएगी बता दूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर सब कुछ हुआ है, वीबीटी, वेस्पर थ्योरी, एवरीथिंग हमने एक छोटी छोटी डिटेल भी उठाई है इस चैप्टर से। तो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग जैसा कराया है वैसा कर लीजिए, क्लासिफिकेशन भी जैसा कराया है वैसा कर लीजिए, यहाँ से भी कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है। रह गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक ये चैप्टर ऐसा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें हमने 2-3 टॉपिक छोड़ दिए थे उस समय पे। एक ये टॉपिक है जो ये चैप्टर है जिसमें मैंने पूरी चीजें नहीं बताई आपको, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिपेंड करता है कि आप लोग उस समय तक ट्यूशन में थे या नहीं। अगर ट्यूशन में थे तो मैंने सारा करवाया था, अगर आप नहीं थे तो आप वीडियो से कवर करके देखें। ज़्यादा सिलेबस आ ही नहीं रहा आप लोगों को केमिस्ट्री का, ये 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा है ही नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है भाई। रेडॉक्स तो बहुत छोटा सा ही है, रेडॉक्स में बैलेंसिंग आ गई, समझो सब कुछ आ गया भाई, क्योंकि बैलेंसिंग में ऑक्सीजन स्टेट निकालना भी आया था, सब कुछ बैलेंसिंग में पता लग जाता है। तो रेडॉक्स तो काउंट ही मत करो, काउंट करने वाले ही 4 चैप्टर्स हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसके अंदर से कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, वो मैं आपको अभी स्टार्ट करा रहा हूँ, और जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे मेरी तरफ से फर्स्ट टाइम का सिलेबस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। वो कुछ टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के एग्जाम में भी आएंगे भाई, प्राइवेट स्कूल वालों के अभी हो गया पहले एग्जाम, तो फाइनेंस में तो आएगा। एक टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक का नाम है हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये 3 चीजें छोटी हुई हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। सो किसी को लगे ना कि हम कर क्या रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बस उसको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से 3 चीजें छोड़ी हुई हैं। एक का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक का नाम है हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों बातें नहीं गई प्लीज। और एक का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये 3 चीजें हैं जो हमने छोड़ी हुई थी, बाकी हमने ना सेकंड चैप्टर से भी सब कुछ करा है, कोई चीज नहीं छोड़ी। हमने सारे मॉडल्स पढ़े थे, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल, हमने सारे मॉडल्स डिस्कस किए थे, क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए थे, ऑर्बिटल्स कॉन्सेप्ट, ऑर्बिट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एवरीथिंग, सारे प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, सब कुछ हमने पढ़ा था भाई, ठीक है, शील्डिंग वगैरह भी पढ़ लिया था। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें हमने छोड़ दी थी उस समय, ये कि नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को ये आता ही नहीं था तो हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब हम ये तीनों चीज़ें भी कंप्लीट करेंगे। इसको करने के लिए हमें लगभग 2 क्लास तो चाहिए। आज हम देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे, तो पूरा नहीं हो पाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्लास में, इसके बाद चाहिए 1 घंटा, संडे वाले दिन देखेंगे इसको। तो ये तो टॉपिक देखते हैं, हीज़ेनबर्ग्स देखते हैं आज, और कौन सा देखते हैं बोलो, डी ब्लॉक, ठीक है, कौन सा, कोई नहीं, फाइनेंस में कुछ नहीं छूटेगा ना, फाइनेंस के लिए सब तैयार है। तो गाइस आज हम ये 2 टॉपिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, बड़े स्पेशल टॉपिक्स हैं, बड़े स्पेशल टॉपिक्स हैं। पिछली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, 5 नंबर का क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूरा। लेकिन अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक शुरू नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा तो 50% टॉपिक आज हो पाएगा, 50% अगली क्लास में, और मुझे पता है तुम लोगों का 50% आज होगा, 50% नहीं, तो बराबर ही है सब कुछ नहीं होना। एक में तुम्हें करा दिया तो करा दिया, अगले तक तुम सब पढ़ते तो हो नहीं तुम घर पे, सीधा मेरे को बताना पड़ता सब कुछ यहाँ पर आया। हाँ तो डूबेगा भाई, किसी टीचर पे डिपेंड रहेगा तो डूबेगा। हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुन लीजिए भाई। चलिए हम तसल्ली से इस टॉपिक को कर सकते हैं। मैं आपको इसके टॉपिक की डेफिनेशन, इसका क्या फॉर्मुलेशन है और क्या इस टॉपिक में सब कुछ डील होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना पेपर के लिए ना टीचर्स का फेवरेट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी जिन बच्चों का प्राइवेट स्कूल में हो गया है, हो सकता है किसी एग्जाम में आया भी हो इसके ऊपर, लेकिन एक बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। हीज़ेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
ये क्या कहते हैं, इनकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ये अपने लॉ में क्या बताते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is impossible to determine the exact position and exact velocity। एक ही बात है बच्चों, मैंने बोला it is impossible to determine the exact position and exact velocity of a fast moving particle simultaneously। ये कहता है कि किसी एक बहुत ही तेज चलते हुए पार्टिकल की डेफिनेशन है, एक नंबर में बिल्कुल लिख देना है, एक नंबर में आएगी तो डेफिनेशन ऐसे आएगी। जनरल मैंने कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखता हूँ, इसका डेफिनेशन और इसकी फॉर्मुलेशन, मतलब फॉर्मूला पूछेगा इसका, 2 चीजें तो पूछेगा, या फिर सीधा न्यूमेरिकल देगा जो कि 2 नंबर से कम का हो नहीं सकता, 3 नंबर तक जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पर क्या लिखता है, ये कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ फास्ट मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब बताओगे जरा क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, किसी भी बहुत तेज चलती हुई चीज की एक साथ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दी और एग्जैक्ट वेलोसिटी भी बता दी। ये कहते हैं कि बिल्कुल असंभव सी चीज है। लिखो मत भाई प्रिंस, आशीष इधर देखो, लिखने की जरूरत नहीं, ज्यादा लिखवाना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें, ध्यान सुनते रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अक्षर एक बार पर्दा ढक दियो पीछे से। तो ये कहते हैं कि किसी भी बहुत तेज चलती हुई चीज की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वेलोसिटी से आपका क्या मतलब होता है? कौन बच्चा बताएगा वेलोसिटी क्या चीज होती है? अच्छा, क्या ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड? पक्का? ये स्पीड है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो जब आप वेलोसिटी बोलते हैं ना, तो आप बताना चाहते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, 12 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट। जब आप बताते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ विंड्स, तो विंड्स की वेलोसिटी हमेशा ऐसे बताइए कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे टुवर्ड्स ईस्ट, 15 किलोमीटर प्रति घंटे टुवर्ड्स वेस्ट। आपको डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी, मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड करनी पड़ेगी। स्पीड कैसी क्वांटिटी बोलो? स्केलर क्वांटिटी, उसमें से मैग्नीट्यूड बता दो, काम चल जाएगा। तो ये बोलता है भैया एक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी में ध्यान रखना मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और बोलो क्या, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। दोनों चीजें किसी भी बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल की बता पाना बोलो क्या है, असंभव है। अब इस बात को रिलेट करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। अब जिन बच्चों ने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, अच्छे क्लास में ऐसे कौन बच्चा है जिसने वो ऑर्बिटल वाला, वो डॉट डॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है मुझसे? कितने कौन बच्चे हैं, जल्दी बताओ भाई, हैंड रेज करो जिन्होंने वो डॉट डॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अरे मैंने ऑर्बिटल वाली चीज सिखाई थी इनके बीच में क्लास लेके, जिसमें मैंने वो बताया था कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और ऑर्बिट क्या होते हैं। नहीं करा था? ऑलमोस्ट जो बच्चे भी 2 महीने पहले तक भी आ रहे थे, मैंने सबको करवाया था। नहीं करा था? करा है ना? बस उससे बात बन जाएगी। हाँ, तो तुमने नहीं करा हमने। हेलो, चलो भाई क्लास प्लीज। सो कोई नहीं, अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा तो भी आ जाएगा समझ में। भाई मान लो कि ये मेरे पास कोई एटम है बच्चों, और इस एटम में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेट इट बी दिस एटम ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे करके घूम रहा है। और ये इतना फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है ना इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पीड का अंदाजा आप लगाएं तो लगभग मिनिमम स्पीड मान के चलेगा 100 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसके चारों तरफ चल रहा है। अब आप जरा मुझे बताओ, जरा अगर इसके चारों तरफ कोई चीज 100 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो क्या आपको चलती हुई दिखेगी? वो इतनी फास्ट है कि किसी को नजर ही नहीं आती है। किसी को नजर, जैसे कि पंखे की पंखुड़ियां 3 है लेकिन क्या आपको चलते हुए नजर आ रही है? क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो तुमने इसको कैसे लोकेट करा था, याद करो। एक बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था इसको लोकेट करने का, कि आप लोग एक कागज लेंगे, कोई चीज लेंगे ऐसे करके, और क्या करेंगे, जहां पर ये भी चीज घूम रही है उधर क्या करेंगे, ऐसे करके हिट करेंगे, ऐसे करके करेंगे। जहां भी उसको हिट हुआ, मैंने कहा यहां पर वो चीज अभी मौजूद है, तो मुझे इसकी क्या पता लगी, बताओ जरा, क्या पता लगी? पोजीशन। क्या पता लगी? मुझे ये पता लगा कि इसकी पोजीशन एग्जैक्टली अभी ये वाली है जब वो उससे हिट हुई, लेकिन मुझे उसकी भी डायरेक्शन कि वो उसके बाद कहां जा रहा है,
या उसकी जो एग्जैक्ट वेलोसिटी है उसका कोई भी आइडिया नहीं लगा। समझने की कोशिश करना, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा था तो याद करो हमने कैसे उसको लोकेट किया था। हमने कहा बहुत तेज घूम रहा है, पता नहीं लग रहा कहां पर है, तो हमने उसके ऊपर फोटोन गिराए थे। याद करो लाइट के अंदर बोलो क्या थे, लाइट के अंदर बोलो क्या थे बच्चों, फोटोन्स थे। ध्यान से समझना यार, तभी आएगा समझ में, तभी मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। फोटोन्स थे, और हमने ये फोटोन्स होते हैं बच्चों, जिनको बच्चों को नहीं पता, फोटोन्स एक तरीके से लाइट के पैकेट्स होते हैं। These are the photons and photons are nothing but these are the packets of light energy। ये लाइट एनर्जी के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं। अब है क्या भाई प्रॉब्लम, क्या है? हाइड्रोजन का बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, लिखो मत यार, इधर देखा करो तुम लोग, क्या लिखते रहते हो। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ना इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, और इतना तेज घूम रहा है कि वो हमें नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बोला कितनी स्पीड है, बोलो 100 किलोमीटर पर सेकंड। यहां से 100 किलोमीटर एक सेकंड में कवर करता है, इतना तेज चल रहा है। तो इतनी तेज चलती हुई दिखेगी क्या? अरे तो बहुत धीमा चल रहा है फिर भी नहीं दिख रहा, तो वो तो 100 किलोमीटर पर सेकंड चल रहा है, क्या वो दिखेगा आप लोगों को? नहीं दिखेगा भाई। बोला एग्री करते नहीं करते? तो हमने क्या करा उसके ऊपर, फोटोन्स को गिराया। किसको गिराया बोलो? जैसे मैंने भी पत्थर फेंका था ना ऐसे करके, तो फोटोन्स को जब गिराऊंगा तो फोटोन जहां भी उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वहां पर कोई ना कोई स्पार्क जनरेट कर देगा। समझो मेरी बात को, नहीं समझे? जैसे कि मैंने यहां पर ये कागज का टुकड़ा फेंक के मारा, अगर पंखड़ी वहां पर होगी तो उससे टकराएगी और मुझे आवाज आएगी, और मैंने कहा यहां पर पंखड़ी है, इसका मतलब। तो जब भी कोई चीज बहुत फास्ट चल रही है और मुझे दिख नहीं रही, तो उसको लोकेट करने का क्या तरीका है? कुछ चीज फेंक के मारो, जैसे ही फेंक के मारोगे उससे जैसे ही कहीं भी टकराएगी, कहीं तो घूम रही होगी ना। मैं कई सारी चीज फेंक के मारूंगा तो कहीं तो टकराएगी ना उससे, जहां भी टकराएगी मैं कहूंगा हियर इज द पोजीशन, हियर इज द। तो यहां पर ना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मैंने उसके ऊपर बोलो किसको गिराया, बोलो फोटोन्स को गिराया। किसको गिराया बोलो? और फोटोन जब गिराए तो कोई फोटोन तो इलेक्ट्रॉन से टकराया, और जहां भी टकराया मैंने उस पोजीशन को मार्क कर दिया कि ये रहा इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि नहीं? अरे नहीं आया समझ में। फिर मैंने फोटोन्स को गिराया, कहीं यहां पर फोटोन टकरा गया इलेक्ट्रॉन से, मैंने कहा ये रहा इलेक्ट्रॉन, फिर ये रहा इलेक्ट्रॉन, फिर ये रहा इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन की क्या मिली बच्चों? बहुत सारी। अरे मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था यार? ये क्या मिली है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी पोजीशन, और आपने इन पोजीशंस को मार्क कर लिया। आपको पता है कि हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या आ रही है बताओ जरा? ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी पोजीशंस हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी पोजीशंस है। यही लाइन मैंने रिपीट कर दी उस वक्त भी कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी पोजीशन है। कभी इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे ऐसे रैंडम घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, और जब हम फोटोन्स गिराते हैं तो कभी यहां टकराता है, कभी वहां टकराता है, कभी यहां टकराता है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, और हमें ये डॉट्स मिल जाते हैं। अच्छा तो मुझे बताइए डॉट्स मिल जाने के बाद, अच्छा ये डॉट्स वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कैसे मिले थे, याद करो। यहाँ न्यूक्लियस है ना, तो ये डॉट सिर्फ इस प्लेन में नहीं है, डॉट्स आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं बाएं सब जगह है। मतलब कि एक स्फीयर समझ लो। क्या समझ लो बोलो? स्फीयर। और उस स्फीयर में कहीं पर भी वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन वो इतना फास्ट घूमता है कि हमें नजर। लेकिन फिर मैंने लोकेट कैसे करी उसकी पोजीशन? मैंने फोटोन्स को गिराया। किसको गिराया बोलो? फोटोन्स को। लिखो मत भैया, फोटोन्स को गिराया, और फोटोन्स जब इलेक्ट्रॉन से टकराए तो वहां पर एक स्पार्क जनरेट हो, मैंने उस पॉइंट को मार्क कर लिया और मैंने कहा भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे तुम बताओ जरा, सबको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर आया था, इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर आया था, इलेक्ट्रॉन कभी यहां पर आया था। लेकिन तुम सब बच्चे मुझे बताना, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आया इसके बाद कहां गया था? बताना एक बार, बताना एक बार आप लोग। इलेक्ट्रॉन यहां पर आया था, इसके बाद कहां गया था? पता है आप लोगों को? आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि यहां कभी इलेक्ट्रॉन आया था, और यहां भी कभी इलेक्ट्रॉन आया था, यहां भी आया था, यहां भी आया था, लेकिन इसके बाद वो वहां गया, इसके बाद वो यहां गया, इसके बाद वो यहां गया। पता नहीं सर, हमें सिर्फ उसकी सर्टेन पोजीशंस पता है कि कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था, क्योंकि मेरे फोटॉन्स उनको उस जगह पे टकराए थे। वंश नहीं आया समझ में? मेरे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से हिट हुए थे इन सर्टेन साइट्स पे। तो मैंने कहा यहां पर कभी इलेक्ट्रॉन था, प्रिंस बात समझ आ रही है? यहां पर कभी इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके बाद वो कहां गया मुझे पता। मतलब मुझे जैसे ही पोजीशन पता लगती है, मुझे किसका आइडिया नहीं होता? डायरेक्शन का। डायरेक्शन यानी बोलो क्या? वेलोसिटी का। मतलब मुझे पोजीशन पता लगी तो क्या नहीं पता बोलो? वेलोसिटी। साइमल्टेनियसली मैं दोनों चीजों को नहीं बयां कर सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सब किसके लिए लागू होता है बोलो? फास्ट मूविंग पार्टिकल। एक ट्रक रोड से जा रहा है तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों बता पाओगे, बट यहां पर बात हो रही है बहुत छोटे फास्ट मूविंग पार्टिकल की, तो उसकी अगर आप पोजीशन पता लगा पाए तो क्या नहीं पता लगेगी बोलो? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन बताने लगेगी। नहीं आ रही ना बात समझ में? पक्की बात है। अब जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मैंने कभी पहले अपने टाइम में पढ़ा था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको। मान लीजिए कि आप ना किसी एक रूम में खड़े हैं, किसी एक रूम में खड़े, इमेजिन करना, और आपकी आंखों पे मैंने पट्टी बांध दी है, आपकी आंखों पे मैंने पट्टी बांध दी, मींस यू आर जस्ट लाइक अभी अभी ब्लाइंड की तरह ही है। ब्लाइंड में यहाँ पर क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? बिकॉज जब कोई चीज बहुत फास्ट चल रही होती है वो हमें दिखती नहीं है, तो हम भी ब्लाइंड की तरह हैं उसके लिए ना, तो हमें दिख नहीं रही कोई भी चीज। अब यहां से मैंने एक बॉल है उसको आपकी तरफ भेज रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि जो इसकी स्पीड है ना 5 मीटर पर सेकंड है, और वो दरवाजे से आपकी तरफ आ रही है। तुम्हें बताओ क्या पता है? 5 मीटर पर सेकंड आपकी तरफ आ रही है, तुम्हें क्या पता है बोलो? वेलोसिटी। सब बच्चे बताना क्या पता है बोलो? लेकिन जब वो बॉल आपकी तरफ आ रही है, जैसे आप आंख बंद करके किसी कमरे में खड़े हुए हैं,
और मैं आपको बता दिया कि दरवाजे से बॉल तुम्हारी तरफ बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो मुझे बताइए, आप आंख बंद करके खड़े तो आपको वेलोसिटी तो पता है, लेकिन क्या उसकी इस समय पोजीशन कहां पर है क्या ये पता है? 1 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद एग्जैक्टली कहां पर होगी ये तो पता नहीं होगा। इमेजिन करो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझिए इस बात को कि आप आंख बंद करके किसी रूम के सेंटर में खड़े हुए हैं और आपको बोल दिया कि भाई उस दरवाजे से बॉल आ रही है आपकी तरफ, स्पीड बता दी, डायरेक्शन बता दी, तो क्या पता है तुम लोगों को? वेलोसिटी। लेकिन क्या हर पॉइंट पे तुम्हें उसकी पोजीशन पता है कि वो कहां पर है, कितनी दूर रह गई है? नहीं पता सर। लेकिन जैसे ही वो आपसे टकराई पैरों पे, आपको क्या पता लग गया? टकराती क्या पता लगा? पोजीशन। आप करो ये नहीं बोल, लेकिन अब आंख बंद ही रखिए और आप लोग सोचिए टकराने के बाद वो बॉल इधर या उधर या कहीं तो चली गई होगी। अब जैसी पोजीशन पता लगी, अब तुम्हें क्या नहीं पता? वेलोसिटी नहीं पता। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन नहीं पता। क्या नहीं पता बोलो? एक बार सब बच्चे आंख बंद करें, जस्ट इमेजिनेशन करनी, बस आंख बंद करो सारे बच्चे, करो आंख बंद, करो आंख बंद। अरे करो, कोई खोल, किसी ने आंख खोली तो बताऊंगा तुम्हें। सब आंख बंद करो। आशीष बंद कर, बंद करो सब बच्चे। अब आप इमेजिन करेंगे, सुनते रहना बस, कमरे के बीच में हो। अरे आशीष कर ले भाई, आंख बंद करने में दिक्कत है क्या? आप कमरे के सेंटर में हो और आपको यह पता है कि गेट से बॉल आपकी तरफ आ रही है, गेट से बॉल आपकी तरफ आ रही है, मींस व्हाट यू आर नोइंग अबाउट। आपको क्या पता है? आपको वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि आपको उसकी स्पीड पता है 5 मीटर पर सेकंड, और आपको डायरेक्शन पता है कि मेरी तरफ बढ़ रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि बॉल अब एग्जैक्टली मुझसे कितनी दूर है। मतलब क्या नहीं पता? पोजीशन नहीं पता। वेलोसिटी पता है, क्या नहीं पता? पोजीशन। लेकिन जैसी बॉल आपके पैरों को हिट हुई, हिट होते के साथ ही तुम्हें क्या पता लग गया? पोजीशन पता लग गया। आंख नहीं खोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। पैरों पे बॉल लगते के साथ ही तुम्हें क्या पता लग गई? पोजीशन। लेकिन अब बताओ कि आपको पता लग पा रहा है कि बॉल किस डायरेक्शन में गई होगी टकराने के बाद? नहीं पता लग पा रहा है। पता क्या नहीं पता लग रहा है? डायरेक्शन नहीं पता लग रहा सर। जैसी पोजीशन पता लगा, वेलोसिटी नहीं पता। पहले वेलोसिटी पता थी, क्या नहीं पता बोलो? पोजीशन। इज द बेस्ट एग्जांपल है इसको डील करने के लिए। अब आगे खोल लो सारे बच्चे। मैंने आपको ब्लाइंड क्यों ट्रीट करा यहां पर? क्योंकि कोई बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए हम ब्लाइंड जैसे ही हैं, हमें बहुत तेज चलती हुई चीज भी नजर नहीं आती। ए फालतू की बातें नहीं, देखो भाई, आपको नहीं हुआ ऐसा महसूस? जब तक बॉल आपके पैरों को नहीं टकराई थी, आपको क्या नहीं पता थी? उसकी पोजीशन नहीं पता थी। क्या पता थी बोलो? वेलोसिटी। जैसे टकराई क्या पता लग गई? पोजीशन, कि हियर इज द बॉल। क्या नहीं पता अब? इसका और बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल समझाने के लिए बुक्स एक और चीज इस्तेमाल करती है। कहती है कि उस रूम में बॉल पड़ी है, आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं पता कहां पर है, आप चलते जा रहे, जैसी बॉल टकराती है आपके पैर के, आप क्या बोलते हो? हियर इज द पोजीशन ऑफ द बॉल। बट टकराने के बाद वो कहां जा रही है क्या पता लग पाएगा तुम्हें? मतलब तुम्हें जब पोजीशन पता लगती है तो क्या नहीं पता होती? वेलोसिटी। सो भैया वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल होगा तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। एक चीज एक बारी में बता सकते हैं, दोनों चीजें बहुत तेज चलते हुए पार्टिकल की नहीं बता पाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए मान लेते हैं कि अगर आपने बताने की कोशिश करी कि आपने कहा कि चलो मैं फिर भी बहुत मिनिमाइज एरर करके ना आपको बताऊंगा इतनी पोजीशन पे पार्टिकल है और इतनी वेलोसिटी पे पार्टिकल है, तो होगा क्या? उन्होंने क्या कहा, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना सब बच्चे। मैथमेटिकली उन्होंने पाया कि जो एरर आएगा पोजीशन में इनटू जो एरर आएगा वेलोसिटी में, इसको एरर की जगह उन्होंने अनसर्टेन शब्द का भी इस्तेमाल किया। दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो समझ नहीं रहे हो ना, नोट करने में लगे हुए हो, कर लो नोट, तुमसे पेपर में कुछ नहीं नोट होने वाला, ध्यान रखना। तब उधर खाली बैठे रहोगे, देखते रहोगे तो उसको कुछ बता दे। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेन का मतलब होता है जिस चीज के लिए हम श्योर नहीं होते। अब आप बताइए ना, कोई बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल चल रहा था, आपने बोला यहां पर है, लेकिन हो सकता है ना वो एग्जैक्टली यहां पर नहीं था, थोड़ा सा इससे दाएं बाएं था। अरे कोई चीज बहुत तेज चल रही है, आपने बोला देखो यहां पर मान लो ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है, आपने बोला नहीं नहीं यहां पर है, इस पॉइंट पर है, ध्यान सुनना भाई, लेकिन वो यहां की बजाय यहां पर है, एक्चुअली में यहां पर है, लेकिन आपसे गलती हो रही है। क्यों गलती हो रही है? क्योंकि पार्टिकल बहुत फास्ट मूविंग है, हो सकता है आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ट्रीट मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है वो यहां पर है, बट एग्जैक्टली वो उस पॉइंट पर यहां पर था, थोड़ा सा आगे था। हो सकता है शिवम, तुम क्या हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट बता पाओगे? जब कोई चीज हवा में चल रही है इधर उधर, तो आपने बोला कि ये उसकी पोजीशन है, लेकिन क्या पता एग्जैक्टली उस वक्त उसकी पोजीशन वो ना हो कि थोड़ी सी दाएं बाएं थी। तो ये जो एरर है ना, कि आप सोच रहे हैं ए पे वो है बी पे, ये जो एरर है इसी को बोलो, क्या बोला गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या बोला गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये जो एरर है, नहीं है बात समझ में? ऐसे तुम वेलोसिटी बोलोगे कि भैया वेलोसिटी तो इसकी 100 मीटर पर सेकंड है, इस फलाने दिशा में है, लेकिन क्या पता वो 102 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब वेलोसिटी में भी एरर हो सकता है। तो उसने कहा कि जितना अनसर्टेनिटी पोजीशन में होगा, जितना अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इस वैल्यू से ज्यादा होगा। इस वैल्यू से बोलो क्या होगा? मतलब कि इससे कम एरर आप कभी नहीं कर सकते। ध्यान रखना मेरी बात, समझना बच्चों। सबसे मतलब जब भी आप किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल की क्या बताने की कोशिश करोगे? पोजीशन, और क्या बताने की कोशिश करोगे? वेलोसिटी साइमल्टेनियसली। तो जो पोजीशन में एरर आएगा इनटू जो वेलोसिटी में एरर आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा या बराबर आएगा, मिनिमम बराबर आएगा किसके? बोलो h/4πm। व्हाट इज दिस h? h बच्चों क्या होता है? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10 की पावर कितना? -34
एम बोलो यहां पर क्या है बच्चों, मास ऑफ बॉडी। एम क्या है बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहेंगे सर इसका यूज कैसे करना है, चिंता मत करिए, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को, बस आप लोगों को बोर्ड पे सुनते चलना है। ये फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है समझ नहीं आया शायद। चलिए फाइनल इसको खत्म करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। दो बातें सिखाइए भाई, दो बातें बोलो क्या। हीजनबर्ग्स का मानना है कि जब भी कोई पार्टिकल बहुत फास्ट मूविंग होता है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, so we cannot determine their positions and their exact velocity simultaneously। एक साथ दोनों चीजें नहीं बयां कर पाओगे वंश। अगर तेरे को पोजीशन पता लग जाती है कि यहां पर है अभी पार्टिकल, तेरे को क्या नहीं पता, उसकी डायरेक्शन नहीं पता, कहां जा रहा होगा, समझ में आ रही बात? तो आपको पोजीशन पता है, वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी पता है तो पोजीशन नहीं पता, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को बयां। और अगर आपने बयां करने की कोशिश करी तो जो एरर्स मिलेंगे पोजीशन में और किसमें बोलो, वेलोसिटी में, उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इस h अपन में 4πm वैल्यू से क्या आएगा बोलो, बड़ा आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप कहेंगे सर मैं तो बड़े मिनिमम एरर कर सकता हूं, अगर मैं ट्रक की बात करूं ना तो चलते हुए ट्रक की पोजीशन वेलोसिटी दोनों बता दूंगा। भाई चलते हुए ट्रक का मास कैसा है, बहुत ज्यादा, और मास ज्यादा है तो बिल्कुल इसके फॉर्मूले को देखिए तो सही, मास जब ज्यादा होगा तो ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, कम, मतलब एरर्स के चांसेस बहुत कम होंगे। मैं दिखाऊंगा कि आपको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पहला ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो सुन लीजिए, सुन लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा। वाई हीजनबर्ग्स uncertainty principle, why Heisenberg's uncertainty principle has only significance for microscopic particle and not for macroscopic particle। क्या होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है भाई? अरे क्या होते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल? मैक्रो होते हैं बड़े, माइक्रो क्या होते हैं छोटे। छोटे पार्टिकल्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस है, बड़े पार्टिकल्स के लिए कोई मैटर नहीं करती वाली चीज। क्यों, समझ लीजिए। आप लोगों ने सबने क्या पढ़ा भाई, चेंज इन x इंटू चेंज इन v, बोलो क्या आता है, बोलो h अपॉन में क्या 4πm, यही पढ़ा आप लोगों ने। अब मुझे बताना जरा फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मास कैसे होंगे, बहुत छोटे, मास कैसे होंगे बहुत छोटे, तो एरर्स क्या होंगे, बहुत बड़े। चलिए एक काम करते हैं, करके ही देख लेते हैं। एक काम करते हैं, कोई ना मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं पहले, सब बच्चे कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या, एक बॉल ले लो यार, बॉल भी बड़ी होती है, अरे बॉल भी बड़ी होती है। क्लास लिखो मत भाई, क्यों लिखे जाते हो तुम लोग, घर पे लिख लेना यार, इतना टाइम नहीं मिलता घर पे तुम लोगों को करने के लिए काम। आशु पूरा लिख भी नहीं पाएगा क्लास के अंदर, घर पे फिर भी करना पड़ेगा, घर पे कर लेना यार, क्यों इतना लिखने के पीछे पागल रहते हो। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कोई ट्रक है, ये कैसा पार्टिकल है बोलो, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मान लो इसका मास कितना है बोलो 1000 kg, गाड़ी है कोई 1000 kg की है, कोई दिक्कत है? अब मान लो कि ये रोड पे चल रही है, अब ये रोड पे चल रही है, तुमने इसकी क्या बताने की कोशिश करी, पोजीशन भी और बोलो क्या, वेलोसिटी भी। तो जो इसका एरर आएगा वो कितना आएगा सब बच्चे, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, h अपॉन में क्या 4πm। जरा आप लोग मुझे बताएंगे, अभी इक्वल टू लेके चल लेते हैं, इक्वल टू भी तो है ना, मिनिमम जो आएगा वो इतना आएगा और इससे ज्यादा ही हो सकता है एरर जो है। मुझे बताओ h की वैल्यू कितनी आएगी, 6.626 इंटू 10 की पावर क्या -34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और मास बोलो कितना 1000 kg। जरा तुम लोग मुझे बताओगे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस आप लोगों को, बिल्कुल थोड़ी सी चीज सोचनी है। आप मुझे बताओ अगर मैं इन सबको भूल भी जाऊं, अरे भूल जाओ इसको, 10 की पावर -34, नीचे 10 की पावर 3 है, ऊपर जाके 10 की पावर -3 बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 10 की पावर -37। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? और ये 10 की पावर -37 का मतलब कितना होता है, 0.00000000000 कितना छोटा नंबर है, मतलब कि जो एरर्स हैं वो लगभग जीरो के बराबर है, लगभग। अरे ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं लग रही आपको, नहीं लग रही सुना, 10 की पावर -34 ऊपर नीचे जा रहा है, 10 की पावर -37, आपको सर ये भी तो है, अरे ये 6 अपॉन में लगभग 12 है यार, 0.5 आएगा यार, कर लो ना, 0.5 भी तो आएगा लगभग। तो ये वैल्यू क्या बहुत बड़ी है क्या? तो बहुत बड़े पार्टिकल्स के लिए जब मैंने एरर्स की कैलकुलेशन करी तो पता लगा एरर ना के बराबर होता है, एरर। तो हीजनबर्ग्स का प्रिंसिपल कोई खास काम करता नहीं, जो बात वो बोल रहे हैं ना कि हम नहीं बता पाएंगे एक साथ दोनों चीजें, बता देंगे भाई मैक्रो के लिए। तो इसीलिए तो क्या कहा कि ये प्रिंसिपल जो है वो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए कुछ खास एप्लीकेबिलिटीज की नहीं है। लेकिन एक बार माइक्रो के लिए चेक करके देखो, एक बार माइक्रो के लिए। तो कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बताओ मुझे, बहुत अच्छे, इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन, और बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। गाइस 10 टू द पावर -31 kg, ये खुद का मास इसका 0.000 करके ऐसा होता है, बहुत छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे बताओ जब यहां पर इसकी निकालोगे
कि जो एरर्स आए पोजीशन में और वेलोसिटी में वो कितने आएंगे बोलो, h अपॉन में इसका 4 पाई m। मुझे बताओ जरा h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर कितना -34 अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 3.14 एंड बच्चों मास कितना आ जाएगा सब बच्चे बताओ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। मैं फिर वही कहता हूं आप लोगों से, सारी ये चीजें बातें छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये तो छोटे मोटे नंबर है। आप बस मुझे ये बताओ 10 की पावर -34 नीचे 10 की पावर -31, बताओ क्या आएगा। 10 की पावर -31 ऊपर जाके 10 की पावर +31 बन जाएगा। अरे ये तो आता होगा यार, जल्दी बोलो इसको, तो बोलो कितना आएगा +31 बन जाएगा। तो 10 की पावर -34 + 31 बोलो कितना आएगा 10 की पावर -3। अब कुछ कहेंगे ये भी तो बहुत छोटा है। अरे यार इससे कंपेयर करो एक बार। आप फिजिक्स में इसको एरर ही मानेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, साइंस में इसको एरर ही मानेंगे। 0.001 का भी एरर है तो, लेकिन ये कोई एरर है? कंपैरिजन करो ये वैल्यू का और इस वैल्यू का, ये वाली वैल्यू लगभग 10 की पावर 34 गुना ज्यादा, मतलब कम वैल्यू है, और ये वाली इससे 10 की पावर 34 गुना ज्यादा बड़ा एरर है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? छोड़िए आप इसको देखिए कितना छोटा एरर और ये कितना इसके कंपैरेटिवली बहुत बड़ा एरर है। तो कब आपको ये एरर्स देखने को मिलेंगे, किन पार्टिकल्स के लिए देखने मिलेंगे? माइक्रो के लिए। किसके लिए बोलो? क्योंकि सर माइक्रो का मास छोटा होता है तो एरर्स बड़े होंगे हमारे से, और जब मास बड़ा होगा मैक्रो के लिए तो एरर छोटे होंगे। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा व्हाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज ओनली सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम में। नहीं कर पाओगे तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सिंपल लिखोगे, वो तो बस मैंने वैसे बता दिया बच्चों आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे, लेकिन खुद लिखोगे। बोलो क्या? फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मास इज लार्जर and hence uncertainty in position and velocity is very negligible। अरे नहीं आ रहा समझ में? That's why this principle has, थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं इसको, no significance for macroscopic particle। ओ भाई किसको समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना समझ में बहुत सारे बच्चों को? क्या मैटर चल रहा है? ये नहीं करना पेपर में, ये नहीं करना, ये तो किस लिए सिखाया है? बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन के बारे में ये पता लगा पाना आज भी बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि छोटे पार्टिकल्स का मास बोलो क्या होगा? कम। देखो एक मैथमेटिक्स कहती है, पता है क्या? आप थोड़ा ध्यान से अगर तुम समझ पाओ इस चीज को, ऊपर की वैल्यू h कैसी है? बहुत छोटी है। सब बच्चे ऊपर की h की वैल्यू बहुत क्या है बोलो? छोटी है। ऐसी है बच्चों, छोटी है, बहुत छोटी है। अगर ऊपर का नंबर छोटा है, सोचो मैं ऐसे मान लेता हूं ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है, नीचे का नंबर बड़ा है, नीचे का नंबर बड़ा ले लो भाई, तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, वैल्यू बहुत छोटी आएगी, 0.00001 हो जाएगा। समझो मेरी बात को, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर भी छोटा है, देखो नीचे का नंबर भी छोटा है, तो मैथमेटिक्स कहता है कि अब बड़ा नंबर आएगा। अब कैसा नंबर आएगा बोलो? अरे समझ नहीं पा रहे हो? ऊपर तो दोनों केस में छोटा ही था। एक केस में जब डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो वैल्यू छोटी रह गई, और एक केस में जब डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वैल्यू बड़ी आ गई। योग्यता नहीं आई बात समझ? भाई देखो ना, छोटा नंबर तो ऊपर है, एच तो छोटा ही है। जब छोटे नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर बड़ा आएगा। क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं सर, चौथी पांचवी क्लास की चीज है, बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, अपनी दिमागी क्षमता थोड़ी सी बढ़ाओ। छोटा नंबर किसी छोटे नंबर से डिवाइड होगा ना तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। देखिए ना 0.1 डिवाइड बाय 0.01 बड़ा हो गया भाई, और छोटा नंबर जब बड़े नंबर से डिवाइड होगा तो रिजल्ट बड़ा छोटा हो गया। तो जब बस सिंपल सी बात है यार, आप देख लीजिए, मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, मास बड़े होने पर एरर छोटे, मास छोटे होने पर एरर बड़े, बस खत्म कहानी, हो जाएगा। चलिए तो 3 बातें होगी बच्चों। कौन कौन सी 3 बातें? जल्दी बोलो भाई सब बच्चे। पहली चीज स्टेटमेंट याद करो सब बच्चे। क्या बोलोगे? स्टेटमेंट बोलो सब बच्चे, बोलो क्या बोलोगे? स्टेटमेंट। अपनी राम कहानी मत लिखना, याद करके जाना। बोलो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल it is impossible to determine the exact position and exact velocity of a very fast moving particle simultaneously। किसी भी एक फास्ट मूविंग पार्टिकल की एक साथ उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को बता पाना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। एंड इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते भी हैं तो जो एरर आएगा पोजीशन में, जो इनटू में जो एरर आएगा वेलोसिटी में, जो इनका प्रोडक्ट आएगा एरर्स का, वो हमेशा बड़ा आएगा। बोलो क्या आएगा? हमेशा बड़ा या बराबर आएगा। बोलो किसके? h/4πm। मतलब मिनिमम एरर कितना मिलने वाला? बोलो h/4πm, h/4πm। इससे बड़ा मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वही बात आती है बच्चों, ये प्रिंसिपल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सिग्निफिकेंस क्यों नहीं रखता भाई? क्योंकि सर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मास बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से इस प्रिंसिपल का कोई खास सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता, क्योंकि उनमें एरर बहुत कम आते हैं। अब इसके ना 2 बड़े स्पेशल न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी में है, और दोनों में से एक न्यूमेरिकल मैं देखता हूं कि आपका एग्जाम में आता है। वो कोई सा भी आ सकता है, तुम्हारी किस्मत है। चलिए पहले वो वाला करते हैं जो ज्यादा आता है। क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी दिखाना मुझे। फर्स्ट पार्ट किसी के पास है?
किसी के पास नहीं है फर्स्ट पार्ट? किसी के पास नहीं है? क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा। ओ भाई तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? लिखिए, ये एग्जाम में मैंने सबसे ज्यादा आता हुआ देखा भाई। क्लास बोर्ड पे देखिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। ओए भाई प्लीज यार, तुम्हें मतलब मेरे को लगता है 10 मिनट तो ये बोलने में लग जाते हैं कि चुप हो जाओ लिखो मत, चुप हो जाओ लिखो मत। बच्चे हो गए आप लोग एलकेजी फर्स्ट क्लास के, बड़ी क्लास में आ चुके हैं। 12th क्लास के बच्चे ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। उनको एक बार बोल दिया चुप हो जाओ, वो चुप भी रहते हैं, बोल दिया नहीं लिखना, लिखते भी नहीं है। बहुत ज्यादा सिंसियर है आप लोगों से 12th क्लास, सही बता रहा हूं मैं। सुनिए, उनका रिजल्ट भी आप लोगों से अच्छा आता है टेस्ट वगैरह का। यहां पर देखिए टॉपिक देखिए, गोल्फ बॉल है जिसका मास 40 ग्राम है। क्लास, एक गोल्फ बॉल है जिसका मास कितना है बोलो? अच्छा ऐसे यूनिट ग्राम है केजी है? ग्राम है केजी है? इस पे भी अगर 4 ही बच्चों की आवाज आ रही है ना भाई, तो मैं क्या ही बोलूं। केजी होती है यार, 40 बाय में 1000 कर लो, यही आएगा। तो इतने मास की गोल्फ बॉल है। अच्छा गोल्फ बॉल एक मैक्रो पार्टिकल है माइक्रो पार्टिकल है? मैक्रो है सर। आसपास कोई भी ऐसी चीज जो आपको दिख जा रही है ना, सब मैक्रो में काउंट हो जाएगी, है ना? दिख जाती है बॉल। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटी चीज है, वो होता है माइक्रो पार्टिकल ना, तो ये मैक्रो में आता है। सब बच्चे सुने भाई, इसका मास दिया हुआ है, क्या बोला गया बोलो? कितने की स्पीड से चल रहा है बोलो? कितने की स्पीड से चल रहा है बोलो? 45 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन पढ़ लो, गोल बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 40 मीटर 45 मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट लाइन, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। अगर स्पीड को 2% एक्यूरेट करके मेजर करा गया है, समझिएगा, किसी चीज को 2% सुधार करके ये वैल्यू बनाई गई है, तो इसका मतलब उसमें कितने की अनसर्टेनिटी है? 2% की। यार किसी को उन्होंने बोला कि ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, इसको पहले 2% ठीक करा गया है, तो इसका मतलब इसमें कितना अनसर्टेनिटी है? कितना अनसर्टेनिटी है? 2% ऑफ 45। तो व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी? अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, इट इज 2% ऑफ 45। और समझ नहीं आया? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी होगा? मींस डेल्टा वी दे दिया, डेल्टा एक्स पूछा है। अब डेल्टा एक्स तुमसे पूछा है, डेल्टा वी कितना है बोलो सब बच्चे? दोबारा सोचो, मैंने डेल्टा वी कैसे बताया? उसने बोला कि एक बॉल की स्पीड 45 है, लेकिन इसको 2% एक्यूरेसी करके मेजर करा गया। इसका मतलब जो इसमें अनसर्टेनिटी है वो कितने की है बोलो? 2% की अनसर्टेनिटी है। नहीं आई ना मेरी बात समझ में? तो 2% ऑफ 45 कितना आएगा? 2 बाय में 100 ऑफ 45, यानी 90 ऑफ 100 बोलो कितना आएगा? 0.9। तो 0.9 मीटर पर सेकंड का हमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी होती है कि मुझे श्योर नहीं है कि ये 0.9 ज्यादा भी हो सकती है, 0.9 कम भी हो सकती है। मींस ये 45 जरूरी नहीं है सही हो, ये 45.9 भी हो सकती है और 44.1 भी हो सकती है। 0.9 का तो लगभग बच्चों क्या है? अनसर्टेन है क्वेश्चन में। वेलोसिटी जो है एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ना भाई। अरे नहीं आया समझ में? आप लोगों से मैं यहां से पूछो, बताना जरा कराला की दूरी कितनी, आप क्या बोलोगे? लगभग सर 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच में। ये 2.5 से 3 क्यों बोल रहे हो? 2.5 से 3 क्यों बोल रहे हो? है नहीं भाई, 2.5 से 3 2 से 2.5 किलोमीटर बोलो। क्यों आप लोग बोल रहे हो 2 से 2.5? क्योंकि आपको फिक्स नहीं पता है। तो आप ये जो 0.5 किलोमीटर ना, आधा किलोमीटर, ये अनसर्टेनिटी है। क्या बोलो? एग्जैक्ट बोल दो 2.5 किलोमीटर सर, एग्जैक्ट वो नहीं हो पाएगा कभी भी। आपको कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगा सर। 2500 मीटर से 2600 मीटर के बीच में सर कुछ ना कुछ दूरी है, तो ये जो 100 मीटर है ये अनसर्टेनिटी होगा। क्या होगा बोलो? अनसर्टेनिटी होगा। सो 2% इसका अनसर्टेनिटी। क्लियर हुआ? सो वी हैव द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, बट वी हैव टू, मतलब हमें पूछा गया बोलो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। मास हमें दिया गया है यार, सिंपल कैलकुलेशन है। बोलो क्या फॉर्मूला जानते हो सब बच्चे? बोलो क्या फॉर्मूला जानते हो? H अपॉन में क्या?
इन न्यूमेरिकल्स यू हैव टू पुट दिस इक्वल टू, हमें इक्वल टू से सॉल्व करने सारे क्वेश्चंस। सब बच्चे बताओ क्या क्या दिया हुआ है, बोलो जरा एक बार। डेल्टा वी दिया हुआ है, एच पता होता है, एम पता है, पाई पता है, 4 पता है, क्या निकालना है बोलो, डेल्टा एक्स। सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता इतना पता होने के बाद, तो फिर तो क्या ही बताऊं मैं। वेलोसिटी बोलो कितनी आएगी, 0.9। बोलो एच कितना, 6.626 क्लास, 6.626 into 10 to the power minus 34. This is 4, this is 3.14, this is mass is 0.04. बोलो कितना आएगा क्लास, कितना आएगा डेल्टा एक्स, 6.626 into 10 की पावर minus 34 डिवाइड बाय में 4 into 3.14 into 0.04 into 0.9। अब ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा भाई, या तो ये सॉल्व कर लेना, या क्वेश्चन अगर आता है तो एग्जैक्टली यही आता है। इसके वैल्यू आ रहा है लगभग 1.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33। अच्छा ये एरर बहुत बड़ा आया है, बहुत छोटा एरर आया, ये एरर बहुत बड़ा आया है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा एरर है। और बहुत छोटा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि सर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, समझ नहीं आया सर। और ये कैलकुलेशन कोई ऐसा मत समझिए कि सर कभी संभव ही नहीं है सॉल्व हो जाए। अरे यार ये 4 है, 3.14 है, ये 0.4 है, इसको 4 मान सकते हो, आपको पता है, पॉइंट हटा दो तुम्हें, और इसको 9 मान सकते हो। 9 चौक 36, 36 चौक आ जाएगा आप लोगों का 144, और उसको 3.14 से कर दो, फिर डिवाइड कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सोचो सॉल्व ही नहीं हो सकता, हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मुझे बताओ क्वेश्चन करना आया आप लोगों को। अब इसी का एक और अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर ही, वो और कर लीजिए। उसके बाद मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ हिजनबर्ग से तो यही आने वाला है, हिजनबर्ग से इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आया तो यही आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसी स्कूल का केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया है? आप लोगों का हुआ है। हिजनबर्ग से क्वेश्चन नहीं आया कोई भी? आया हिजनबर्ग से? कौन सा, पीछे वाला ही? देखो हिजनबर्ग से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, आता है। आप लोग कर पाए थे, नहीं कर पाए थे? देखो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है लगभग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। मैं तुम बच्चों को बता रहा हूं, जिन बच्चों को बिल्कुल ऐसे ना पास भी होने का खतरा है, उनको टॉपिक बता रहा हूं, वो टॉपिक जरूर कर लो। फिजिक्स में बता दिए, केमिस्ट्री में भी लिख के भेज देता हूं। सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे भाई। अब ये बात उसी को समझ में आती है जिस बच्चे को वो, जो मैंने इलेक्ट्रॉन को लोकेट कैसे करा, बताना जरा एक बार मुझे। आपने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को लोकेट कैसे करा? विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स को गिराया, फ्रेंड्स, फोटॉन्स को गिराया, फोटॉन जहां भी इलेक्ट्रॉन से टकराया वो उस पोजीशन को मार्क कर लिया। यही तो था ना। यहाँ पर एक बहुत कोई चीज घूम रही है, मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं ऐसे फेंक के मारूंगा, जहां भी टकराऊंगा यहाँ पर ऐसा, यही तो होता है ना। सो ऐसे लोकेट करा है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, शब्दों को अच्छे से पढ़ो। हिजनबर्ग की क्या कहता है, एक माइक्रोस्कोप यूज करते हुए, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron। हमने एक माइक्रोस्कोप जिसमें कुछ हमने लाइट को गिराया, माइक्रोस्कोप से लाइट को गिराया, उसमें फोटॉन्स थे और इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट कर रहे थे इन एन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस की ही एक यूनिट है, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। उसने कहा कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया। अच्छे से सुनिएगा क्या शब्द वो यूज कर रहा है। हमने किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट करा, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन को लोकेट करा विद इन अ, अरे रुक जाओ भाई तुम, मैं बोलूंगा तभी समझ में आएगा। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या है कि इस एटम के अंदर उसने पाया कि जब मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया, क्योंकि तो यहां पर इस एटम के अंदर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को लोकेट किया, तो पता लगा वो इलेक्ट्रॉन ना विद इन दिस डिस्टेंस है, विद इन दिस डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के भीतर भीतर है। उसको भी डाउट है कि वो यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन बोल दिया इतनी रेंज में। जैसे मुझे कोई चीज मिल नहीं रही है, होता ना कभी कभी भैया, घर में कोई कीड़ा है या मान लीजिए आसपास कहीं पर कोई झाड़ियों में कहीं सांप है, तो बोलते इतनी ही रेंज में है, तो इतनी ही रेंज में है। वो ऐसे ही बताना चाह रहे कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी रेंज में है, इसी विद इन 0.1 एंगस्ट्रॉम है। पढ़ के देखो दोबारा से, पढ़ो दोबारा से।
A microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. 0.1 angstrom के विद इन डिस्टेंस के अंदर है। इसका मतलब मुझे बताओ जरा कि मैक्सिमम एरर पोजीशन में कितना हो सकता है, कौन बचा बताएगा? मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है कि वो यहां सोच रहा है लेकिन है यहां पर, तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है बोलो? 0.1 एंगस्ट्रॉम का। तो जो वैल्यू दी हुई क्या दी है बोलो? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। नहीं है ना मेरी बात समझ में? अगर उसने बोला कि मैंने जब इलेक्ट्रॉन को लोकेट करा तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स विद इन दिस डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन विद इन इसी दूरी के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है कहीं पर। इसका मतलब मैक्सिमम एरर पोजीशन में कितना हो सकता है कि वो सोच यहां पर रहे लेकिन वो है यहां पर, ऐसी तो हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर पोजीशन में कितने का हो सकता है बोलो? 0.1 एंगस्ट्रॉम का। पॉइंट अब समझ में आया इस लाइन का मतलब? अरे नहीं आया समझ में, प्रिंस नहीं आया समझ में। एंगस्ट्रॉम का मतलब बोलो कितना आएगा सब बच्चे? इसका मतलब है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वो जानना चाह रहा है कि बताओ कितना अनसर्टेनिटी होगा वेलोसिटी में। मतलब डेल्टा एक्स दे दिया, डेल्टा वी पूछ लिया। पिछली बार डेल्टा वी दिया हुआ था, डेल्टा एक्स निकालने को बोला गया था, इस बार उल्टा कर दिया सर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बगल में दे दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 9.1 इंटू 10 की पावर। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना तुम लोगों को, है भाई? बोलो कितना आएगा सब बच्चे बताओ, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ बोलो? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। बोलो क्या निकलेगा? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना आएगा? रुक जाओ, डेल्टा वी कितना आएगा? h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x। सब बच्चे बोलो वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो। 6.626 4 इंटू में 3.14 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेल्टा x बच्चों 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द एरर इन द वेलोसिटी, पॉसिबल एरर इन द वेलोसिटी। नहीं आए बात समझ में? देखिए पता है क्या चक्कर है, सुनो। ये क्वेश्चंस इसलिए करवा देगी बिकॉज आप ये लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि कहना क्या चाह रहा है, इसलिए बता दिया। जब वो बोलेगी पोजीशन विद इन दिस डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन भाई, तो मैक्सिमम एरर इतना ही हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। नहीं आ रही बात समझ में? जब कोई बोलेगी इतने ही डिस्टेंस में बैठा तो हद से ज्यादा एरर कितने का हो सकता है? इतना ही हो सकता है, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि इतने में ही है इलेक्ट्रॉन भाई। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो मैक्सिमम एरर कैन बी, पोजीशन का एरर मैक्सिमम इतना हो सकता है, वेलोसिटी का एरर पूछ रहा है, मास में पता है भाई। तीन ही चीजें तो है फॉर्मूले में, ये और मास, बाकी h और 4 पाई तो कांस्टेंट है। तीन में से कोई दो दे देता है, एक पूछ लेता है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो आज पूछ ले, वो दोनों चीज दे देगा, मास पूछ लेगा। यार तुम मुझे बताओ एक क्लास, तुमने आज क्या क्या करा? एक बार जल्दी बोलना शुरू करेंगे। हीजनबर्ग्स की बोलो क्या करी है? हीजनबर्ग्स की बोलो क्या करी है? स्टेटमेंट करी है पहले। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पहली चीज बोलो क्या करी है? स्टेटमेंट। रिपीट करो सब बच्चे, बोलो क्या है? It is impossible to determine the exact position and exact velocity of a very fast moving particle simultaneously. उसके बाद तुम लोगों ने इसका बोलो क्या समझा है? फॉर्मूला। क्या समझा बोलो? अगर कभी फॉर्मूला लिखने को बोलेगा तो कैसे लिखोगे बोलो? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। बट इन न्यूमेरिकल्स यू विल टेक इक्वल टू। न्यूमेरिकल्स में इक्वल टू लेंगे, लिखते वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। समझ नहीं आ रहा? फिर तीसरी बात तुमने समझी कि नो सिग्निफिकेंस, नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नो सिग्निफिकेंस फॉर किन के लिए बोलो? मैक्रोस्कोपिक के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तीसरी बात समझ में आ गई थी आप लोगों को? नहीं आई थी? और चौथी बात बच्चों, हमने इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल्स बना के देखे जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। अगर ये चार चीजें आपको हीजनबर्ग से आती हैं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। हीजनबर्ग में इन चार में से ही कोई एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, लेकिन आता है हीजनबर्ग, इसके बहुत ही ज्यादा हाई चांस होते हैं पेपर के अंदर। तो स्टेटमेंट कर पाओगे? फॉर्मूला लिख पाओगे? क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है मैक्रो माइक्रो के लिए, वो समझ में आ गया आप लोगों को? और क्या न्यूमेरिकल है वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। हमने इन तीन में से ना एक ही टॉपिक आज करा है। डी ब्रोगली बहुत छोटा टॉपिक है, डी ब्रोगली मुश्किल से 15 मिनट का है, वो नेक्स्ट में करेंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक भी नेक्स्ट में स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे जल्दी बताओ भाई। प्रॉब्लम है किसी को आज हीजनबर्ग के अंदर? कर पाओगे? श्योर? अभी फिजिक्स में भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्लास चल रही, चाहे आपके पेपर हो गए हैं चाहे पेपर नहीं है। ग्रेविटेशन चल रहा है, फाइनल्स में आएगा। अभी डेप्थ वाली डेरिवेशन चलेगी नेक्स्ट क्लास में, तो छुट्टी नहीं करनी है, न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसके। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं।